श्रुति शर्मा की लव स्टोरीज का एपिसोड 20 फ्लर्ट। अगले दिन मित्र जोधपुर शाखा कार्यभार ग्रहण करने चला गया। वह इस तबादले से खुश था क्योंकि जोधपुर जैसे बड़े शहर का अनुभव होने से करियर में काफी लाभ होगा। उसी दिन राग ने श्रुति को कॉल किया और नई कंपनी के अनुभव के बारे में पूछा। सो श्रुति मैडम, हाउ आर यू फीलिंग हियर? नयापन हर इंसान को पसंद होता है। पिछली कंपनी के मुकाबले मुझे बेहतर काम और ज्यादा जिम्मेदारी मिली है। नई नई बातें और काम करने के नए तरीके सीखने को मिल रहे हैं। आई एम फीलिंग हैप्पी थैंक्स टू यू। मैं कुछ दिन में तुम्हारी ब्रांच आकर चेक करूंगा। तुम लोग सारा लोन प्रोसेस सीखे हो या नहीं? ठीक रहा तो तुम लोगों को लोन देना शुरू करना होगा। तुमने मित्र से पूरी ट्रेनिंग ली या अभी कुछ परेशानी है? राग ने आधिकारिक तरीके से पूछा। थ्योरी तो सीख ली है, प्रैक्टिकल सीखना बाकी है। हालांकि पहले भी यही काम था, पर मुझे दोनों कंपनी के काम में प्रैक्टिकल वर्क जानना है। तुम 2 दिन की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जयपुर आ जाओ। ठीक है, मैं कल ही जयपुर आ जाऊंगी, श्रुति ने कहा। बहुत बढ़िया। अजमेर से निकलते वक्त मुझे कॉल कर लेना। मैं तुम्हें बस स्टैंड पर लेने आ जाऊंगा और होटल बुकिंग भी करवा दूंगा। तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो राग। तुम जो कर रहे हो वो अच्छे से भी बेहतर है। कल मैं तुम्हें अजमेर से निकलते ही कॉल करूंगी। ठीक है मोहतरमा, कल हुजूर के दीदार के ख्वाहिश तबाह करेंगे। जरूर जनाब, अभी रखती हूं, बाद में कॉल बैक करती हूं। डू यू नो, लड़की द्वारा कॉल बैक करना एक काल्पनिक बात है जिसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, राग ने व्यंग्यात्मक लहजे से कहा। अच्छा, फिर मैं कॉल यू सून। हंसते हुए श्रुति ने कॉल खत्म किया। राग ने बातों के दौरान श्रुति को यह भनक भी नहीं लगने दी कि उसे उसके मित्र और श्रुति की बात पता है। श्रुति से बात खत्म होते ही राग ने मित्र को कॉल लगाया। क्यों बे लौंडे, पहुंच गए सूर्य नगरी? कैसा है गर्मा गर्म रेगिस्तान नगर? कॉल करते ही राग ने दोस्ताना अंदाज में पूछा। कैसा है ये वक्त तो बताएगा, पर लगता है यहाँ की कातिलाना गर्मी मेरी स्किन के ब्लैक शेड को और भी डार्क कर देगी। अभी तो इस मित्र का कोई मित्र भी नहीं बना है। दोस्त बहुत जरूरी होते हैं मेरे दोस्त। बिना दोस्त के जिंदगी जैसे रेडियो पर ब्लू फिल्म चल रही हो, राग ने कहा। कहां से आती ऐसी बातें? ऐसी बातें अपने आप आ जाती हैं जब जिंदगी में हर चीज से प्यार करते हैं, खास तौर से लड़कियों से। जब किसी लड़की से टाका भिड़ेगा तब सीख जाएगा बातें बनाने का हुनर। तेरी शादी हो गई है, फिर भी तेरे अंदर का रोमांस का कीड़ा अभी तक नहीं मरा। हम करें तो समझ में आता है कि हम अभी नीडी हैं, तुम तो साले ग्रीडी हो, मित्र ने कहा। देख यार, मुझे फ्लर्ट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कुछ गलत नजर नहीं आता। जैसा कि एक जैसा खाना खाने से और एक ही जैसे कपड़े पहनने से आदमी बोर हो जाता है, वैसे ही एक ही इंसान से रोमांस भी लाइफ को बेस्वाद कर देता है। जैसे आदमी बोरियत के कारण या बदलाव के बारे में बाहर खाना खाने जाता है, उसी तरह ऐसे बाहरी अफेयर और फ्लर्ट से लाइफ में एक्साइटमेंट बना रहता है। ऐसे काम ना गलत हैं और नहीं अनैतिक। ऐसे टाइम पास अफेयर और फ्लर्ट सुखी वैवाहिक जीवन के लिए भी जरूरी होते हैं, क्योंकि आदमी ऐसे अफेयर के बाद गिल्टी महसूस करता है और फिर अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार देता है। और जब तक पकड़ा ना जाए चोर चोर नहीं होता। अगर होशियारी से ऐसे कर्म कांड करे तो जीवन में आनंद की कृपा बरसती है। तेरी फिलॉसफी तुझे ही मुबारक। मेरी नजर से तो यह गलत है। मुझे तेरे को कन्विंस करना ही नहीं है घनचक्कर। बस एक बात सोच कर देखिए कि अगर नौकरी के अलावा कंपनी के बाहर से भी नोट बरसे तो प्रॉब्लम होगी या खुशी? जवाब मिल जाएगा तेरे को। चल छोड़, इससे मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ। अगर तुझे प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं श्रुति को सेट कर लूं? राग ने पूछा। मुझे क्या प्रॉब्लम है? जो करना है कर। वो कौन सी मेरी बहन या गर्लफ्रेंड है? तेरा ग्रीन सिग्नल लेना जरूरी लगा मुझे। दुनिया के लिए कैसा भी हूं, पर दोस्तों का सच्चा हूं मैं। चल फिर बात करेंगे मेरे प्यारे बाबूराव, राग ने हेरा फेरी फिल्म के अक्षय कुमार की आवाज की नकल करते हुए कहा। आई विल रीच अराउंड 10:30 एट सिंधी कैंप बस स्टैंड। अगली सुबह श्रुति ने राग को मैसेज किया। राग श्रुति को मिलने के लिए बेहद उत्सुक था। उसे लगा कि श्रुति से उसका चक्कर चल सकता है। श्रुति अकेलापन महसूस करती है और उसे मिस्टर राइट की तलाश है। ऐसी लड़कियां जल्दी झांसे में आ जाती हैं, इसलिए उसके लिए काफी संभावना है। राग अपने ऑफिस में उपस्थिति दर्ज करने के बाद जयपुर के मुख्य बस स्टैंड सिंधी कैंप पहुंचा। वह अच्छे कपड़े पहने और बढ़िया परफ्यूम लगाया था। 10:15 बजे अपनी सेकंड हैंड मारुति 800 कार से बस स्टैंड पहुंचा। आमतौर पर वह स्प्लेंडर बाइक से ऑफिस आता जाता था। बस आधा घंटे देर से चली थी। बस स्टैंड पर इंतजार करते हुए राग नोटपैड निकालकर कुछ लिखने लगा। घर तलाश में हो कोई तो बताना उसे, यहाँ मुफ्त में इश्क भरा दिल पड़ा है। जो चाहे वो कि बिना पापरा हो, छुपा कर रखा सबसे नया दिल पड़ा है।
सिखाने पड़ेंगे रिवाज उसको जग के, पढ़ न सका अनपढ़ा दिल पड़ा है, कि धड़केगा जब तक है आखिरी सांस, राब्ता उम्र भर की चाहत दिल पड़ा है। जज्बात को कागज पर उड़ेलते समय इंतजार वाली बस आ गई। श्रुति ने मैसेज करके बता दिया था कि वह गुलाबी सूट पहने हैं और काला बैग लिए है। राग ने देखा एक साड़ी पहने वजनदार महिला गुलाबी कपड़े पहनी लड़की के साथ थी। राग को लगा कि बहुत सुंदर होगी, पर बिना मेकअप के श्रुति सामान्य मध्यम वर्गीय लड़की लग रही थी। गर्म मौसम में रोडवेज बस के 3 घंटे के सफर ने उसके चेहरे का हुलिया बिगाड़ दिया था। वजनदार महिला के साथ सामान्य शक्ल सूरत वाली लड़की को देखकर राग का दिल कुछ मायूस हुआ, पर उसने जाहिर नहीं किया। राग ने अंदाजा लगाया कि शायद वह श्रुति की मम्मी है और उसके साथ आई है कबाब में हड्डी बनने। राग ने निकट जाकर अपना परिचय दिया। श्रुति ने उसका मम्मी से परिचय कराया। राग ने नम्रता के साथ श्रुति की मम्मी का राजस्थानी अंदाज में अभिवादन किया और कहा, पधारो मारे जयपुर अम्मा जी। राग ने उनका बैग उठाया और उन्हें कार तक ले गया। श्रुति इतना सुसंस्कृत व्यवहार और स्वागत देखकर हैरान थी, क्योंकि उसने अपने सीनियर मैनेजर से ऐसे व्यवहार की कल्पना भी नहीं की थी। पिछले अनुभवों के बाद से श्रुति को कॉरपोरेट जगत के लोगों से ज्यादा अपेक्षाएं नहीं थी। उसकी नजर में कॉरपोरेट जगत के अधिकतर लोग स्वार्थी होते हैं, पर राग ऐसा नहीं लग रहा था। श्रुति के मन में एक विचार कौन था, काश ऐसी कोई हवा चले, कौन सच्चा है कौन अच्छा है पता चले। होटल जाने के बीच में वे सफर से संबंधित औपचारिक बातें ही करते रहे। मम्मी को भी राग भला मानुष लगा। वो सीधे होटल जयपुर इन गए, जहां राग ने पहले ही उनके लिए कमरा बुक करवा रखा था। शकुंतला को तो होटल में ही रुकना था। होटल रूम में श्रुति ने अपना हुलिया सुधारा, परफ्यूम और कॉस्मेटिक का इस्तेमाल कर खुद को आकर्षक बनाकर राग के साथ ऑफिस के लिए निकली। राग को श्रुति के बदले रूप पर सुखद आश्चर्य हुआ, पर उसने प्रकट नहीं होने दिया। तो अब बताओ छोरी गुलाबी, कैसी लग रही है नगरी गुलाबी? राग रास्ते में पूछ रहा था। जयपुर पहली बार आई हूं, शब्द नहीं है बताने के लिए मुझे कितना अच्छा लग रहा है। वैसे ऑफिशियली दिल्ली गुड़गांव जाना हुआ था, पर जयपुर जैसी फीलिंग नहीं मिली। किस्मत मेहरबान है कि जयपुर जैसा शहर देखने का मौका मिला। यहाँ तो दुनिया भर से लोग आते हैं। जयपुर तो है ही वर्ल्ड फेमस। क्या तुम गाइड राग के साथ जयपुर घूमकर इस शहर को और गुलाबी करना चाहोगी? राग ने देवानंद के अंदाज में सिर हिलाते हुए पूछा। हाँ, पर आपके समय की कीमत पर नहीं। मेरे टाइम की टेंशन ना करो, पहले तुम अपनी ट्रेनिंग पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हें गुलाबी शहर के 50 शेड्स दिखाऊंगा। तुम संग टाइम बिताने से बढ़िया और क्या हो सकता है। रही मेरे टाइम की बात, तो रचयिता ने सबको समान समय और बुद्धि का वरदान दिया है। यह हम पर है कि हम उसे कैसे मैनेज करते हैं। राग ने अंतिम वाक्य आध्यात्मिक गुरु के अंदाज में कहा। जो आ गया गुरुदेव, श्रुति ने मुस्कुराकर कहा। वे ऑफिस जल्दी पहुंच गए। ऑफिस पहुंचकर राग ने श्रुति की ट्रेनिंग का इंतजाम किया। नई ट्रेनिंग के दौरान श्रुति ने पुरानी कंपनी की लोन पॉलिसी के जैसी कई पुरानी और नई चीजें सीखी। नई कंपनी में भी लगभग पुरानी कंपनी जैसी ही लोन की प्रक्रिया थी, बस थोड़ा सा बदलाव था। दोपहर 2 बजे राग उसे लंच के लिए बाहर ले गया। रास्ते में राग ने श्रुति से पूछा कि क्या वह भी जयपुर दर्शन करना चाहेगी। श्रुति ने हामी भर दी। वे दोनों नाहरगढ़ देखने निकल पड़े। तुमको यूं ही बिना बताए ऑफिस से निकलने में दिक्कत नहीं होती है? वॉकिंग टाइम में हम ऐसे कैसे घूम सकते हैं? तुम लोड ना लो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते करते तुमको भी ये सब मैनेज करने आ जाएगा। पर नियम कायदे भी तो कुछ होते हैं। हमेशा से नियम एक तरफा होते हैं। सरकार और सीनियर मैनेजमेंट अपने फायदे के लिए नियम कायदे बनाते हैं। देश प्रेम और अनुशासन का नाम लेकर हमको मोटिवेट करते हैं और अपने फायदे का काम करवाते हैं। तुम छोड़ो इन बातों को। अगर मैं इस टॉपिक पर शुरू हो गया तो तुम्हारा जयपुर भ्रमण बर्बाद हो जाएगा, समझो। रिलैक्स राग, मैं तो बस यूं ही, श्रुति ने अपनी बेहतरीन मुस्कान देते हुए कहा। श्रुति, मन की एक बात बतानी है तुमको, राग ने विषय बदलते हुए कहा। बताइए। तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू राग, तुम भी बहुत अच्छे इंसान हो। पहले तुम्हारे ज्यादा बोलने और फ्लर्ट करने के कारण मुझे कई बार चिढ़ होती थी। तुम बहुत अजीब इंसान लगते थे, पर तुमसे मिलने के बाद मेरी सोच ने यू टर्न ले लिया है। वाह, सुनकर पंख लग गए और फ्लाइंग जैसी फीलिंग फूट रही है। दरअसल मुझे लगता है कि मैं ईमानदार और सच्चा इंसान हूँ, दिल में कुछ छुपा कर नहीं रखता। मैं जानता हूँ कि मुझ में क्या कमियां हैं, पर खुद को ऐसे ही स्वीकार करता हूँ। जहाँ तक फ्लर्ट की बात है, तो यह देखने का एक नजरिया है। जवान सुंदर कन्याओं से फ्लर्ट के माध्यम से मैं समाज में प्रेम और खुशी बढ़ाने में योगदान कर रहा हूँ। हमारी दुनिया मतलबी और जलने वाले लोगों से ठसाठस भरी हुई है। समाज में प्रेम की दुर्गति देखकर मैंने फैसला किया है कि मैं समाज में प्रेम बढ़ाने के लिए जो कर सकता हूँ वो
जरूर करूंगा। तुम्हारी नजर में यह फ्लर्ट हो सकता है, पर मेरा मानना है कि यह भी प्रेम का ही एक रूप है। मैं किसी भी आलोचना की परवाह नहीं करता, क्योंकि सभी महापुरुषों ने समय के हर पड़ाव पर किसी न किसी तरह की आलोचना का सामना किया है। राग ने अपनी बात दार्शनिक अंदाज में जाहिर की। कितने महान विचार हैं आपके सर जी। आपको तो नोबेल विचारों के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, श्रुति ने व्यंग्यात्मक लहजे में बोली। तुम मेरी टांग खींच रही हो ना, राग ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, ट्रस्ट मी, श्रुति ने झूठी मोटी गंभीरता ओढ़ते हुए कहा। अगर सही में तुम्हें लगता है कि मैं नोबेल का काम कर रहा हूं, तो क्या इस सोशल सर्विस में मेरी हेल्प करोगी? कैसी हेल्प? मेरी प्रेम संगनी बनकर समाज में प्रेम की कमी को पूरा करने में मदद कर सकती हो। ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पॉजिटिव एनर्जी का हर एक कतरा योगदान होगा। तुम्हें अपने मिस्टर राइट की तलाश है, सबको प्यार चाहिए, और तुम्हें भी। अगर तुम्हें मैस्लो थ्योरी के तीसरे लेवल की चाह है, तो तुम मेरे जरिए यह पूरा कर सकती हो। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। तुम तो बड़े बहादुर हो, पहले मीटिंग में ही प्रपोज कर रहे हो, वह भी बड़े अलग तरीके से। तुम्हारे प्रपोजल के लिए थोड़ा सोच को मरोड़ने के बाद जवाब दूंगी। वैसे ये मैस्लो थ्योरी है क्या भला? मैस्लो एक दार्शनिक थे जिन्हें इंसानी साइकोलॉजी की गहरी समझ थी। मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर उसकी थियरी में इतना याद है कि इंसान का जीवन 5 तरह की जरूरतों के आसपास घूमता है। इंसान की पहली जरूरत यानी कि बेसिक नीड्स, जैसे कि भूख, प्यास, सेक्स होती है। दूसरी जरूरत मौसम और असामाजिक तत्वों से सुरक्षा। तीसरी जरूरत प्रेम और संबंधों की। चौथी जरूरत सोसाइटी में रिस्पेक्ट पाने की। और पांचवी जरूरत सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि, जिसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करता है। जब आदमी की पहली जरूरत पूरी होती है तो वह दूसरी जरूरत पूरा करना चाहता है, फिर दूसरी जरूरत पूरी होने के बाद अगली जरूरत को पूरा करना चाहता है, फिर अगली। तुम्हारी पहली और दूसरी जरूरत पूरी हो चुकी है और अब तुम्हें जरूरत है तीसरे लेवल पर। आसान शब्दों में कहूं तो शायद तुम्हारे जीवन में बस विटामिन एल की कमी है। विटामिन एल? श्रुति ने एल शब्द पर आश्चर्य करते हुए कहा। अरे पुरानी ट्यूबलाइट, एल मतलब लव, विटामिन लव। तुम्हें क्या लगा? राग ने आंखें तरेरते हुए कहा। इस डबल मीनिंग को मैं अच्छे से समझती हूँ। तुम अपनी थियरी पूरी करो। उस थियरी के अनुसार तुम चाहती हो कि कोई हो जो सिर्फ तुम्हारा हो और तुम उसकी। शायद मैं तुम्हारी इस जरूरत को पूरा करने में मदद कर सकता हूँ, राग ने किसी शिक्षक की तरह धैर्य भरे शब्दों में समझाने की कोशिश की। तो सर ये बताएं कि मुझे एक प्रेम योगदान करने से दुनिया में कितना फर्क पड़ेगा? एक छोटी कहानी बताता हूँ। एक 5 साल का लड़का अपने दादा के साथ समुद्र किनारे टहल रहा था। छोटे लड़के ने देखा कि लहरों के साथ कई मछलियां बहकर किनारे आ रही हैं। वह छोटा लड़का अपने छोटे छोटे हाथों से जितनी मछली उठा सकता था उठाता और वापस समंदर में फेंक देता। दादा ने अपने पोते से पूछा, ऐसे करोगे तो कितनी मछलियों पर फर्क पड़ेगा? तो छोटे लड़के ने एक मछली और उठाकर फेंकते हुए कहा कि कम से कम इसे तो फर्क पड़ेगा। गुड स्टोरी मिस्टर राग, पर अगर तुमको लगता है कि तुम इन शानदार शब्दों के शातिर जाल में मुझे फंसा दोगे तो तुम गलती पर हो। अपनी लक कहीं और ट्राई करना। एज यू विश। कई बदनसीब लोग हाथ में आए चांस को अक्सर ठुकरा देते हैं। फिर भी अगर कभी मन बदले तो भूलना मत, कोई है जो तुम्हारी राह देख रहा है, राग ने शाहरुख खान की स्टाइल में कहा। ठीक है श्रीमान, जरूर याद रखूंगी और जरूरत पड़ी तो तकलीफ भी जरूर दूंगी। श्रुति ने भी काजोल की नकल की असफल कोशिश करते हुए कहा। चलो छोड़ो इस बात को, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस बताओ ताकि एस्ट्रोलॉजी के जरिए तुम्हारी कुछ हेल्प कर सकूं। मुझे थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी आती है, कोई जरूरत नहीं इसकी। मैं अपना भविष्य जानती हूँ, मेरे पापा बहुत माने हुए एस्ट्रोलॉजर थे। कोई बात नहीं, मत बताओ, मैं जानता हूँ। तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 29 जुलाई है। तुम्हारे रिज्यूम में देखा था। इस तारीख पर जन्मी लड़कियां पापा की लाडली होती हैं। तुम अपने पापा को बहुत मिस करती हो। सच कहूँ तो सिर्फ तुमसे बात करने के लिए कुछ टॉपिक खोज रहा था, इसलिए डेट पूछा। चाहे तुम जो भी सोचो, मैं अपने सोशल गोल को पाने के लिए तुम्हें मनाने की कोशिश जारी रखूंगा, राग ने कहा। श्रुति ने कुछ जवाब नहीं दिया। पापा के जिक्र से श्रुति के मन में अपने पापा की छवि उभर आई। श्रुति को पापा की कमी महसूस होती ही थी। काफी दिनों बाद किसी ने उसके पिता के बारे में बात की। पापा की याद आते ही श्रुति की आंख नम हो गई। अचानक श्रुति को लगा कि राग और उसके पापा में कुछ समानताएं थीं, जैसे कि कद, रंग रूप, बोलने का तरीका, बालों में मांग निकालने का तरीका, ज्योतिष का ज्ञान। एक बार श्रुति ने पिता की 30 वर्ष की आयु वाली तस्वीर देखी थी। उसे राग का व्यक्तित्व पापा की तस्वीर वाली छवि से काफी मेल खाता लगा। अरे क्या हुआ? मीना कुमारी की तरह आंख में गंगा जमुना क्यों बुला रही हो? अभी तक मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। श्रुति की नम आंखों को देखकर राग ने कहा। सॉरी राग, पापा की याद आ गई। मैं उन्हें बहुत मिस करती हूँ। तुमने सही कहा,
मैं उनकी लाडली थी। तुम्हारी पर्सनालिटी भी काफी कुछ पापा जैसी है। जिस तरह तुम वो थियरी बता रहे थे, पापा भी इसी तरह मुझे समझाते थे, श्रुति ने सुबकते हुए कहा। राग ने कार सड़क के किनारे रोक दी। राग ने पानी पूछा, पर श्रुति ने चेहरा हिलाकर मना कर दिया। तभी राग उसके आंसू अपने हाथों से पोंछने लगा। श्रुति ने मना नहीं किया। श्रुति राग के साथ और हाथ की चुभन को सहज महसूस कर रही थी। अरविंदर से रिश्ता टूटने के बाद वह काफी अकेली थी। काफी अरसे बाद कोई दोस्त मिला जो उसको समझ रहा था। यहाँ श्रुति की छठी इंद्री ने उससे कहा कि राग से विशेष रिश्ता हो सकता है, और आज तक छठी इंद्री ने झूठ नहीं कहा है। श्रुति ने निर्णय लिया कि जब तक मिस्टर राइट मिले तब तक राग के साथ दोस्ताना हेल्दी फ्लर्ट रखने में कुछ हर्ज नहीं है। शायद इससे उसका अकेलापन दूर हो जाए, पर इस बार उसे इमोशनल फूल नहीं बनना है। श्रुति प्लीज रोना बंद करो, वरना लोग सोचेंगे कि मैं तुम्हारे साथ जबरन जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा हूं। राग ने मजाकिया लहजे में जबरदस्ती शब्द पर जोर देकर कहा। डम्बो, श्रुति ने प्यार भरे लहजे में कहा। यह डम्बो डम्बो क्या है? ये डम्बो डम्बो? श्रुति को मुस्कुराते हुए राग ने शक्ति कपूर के अंदाज में गाते हुए पूछा। तुम सही में डम्बो। अब जल्दी चलो, मैं नहीं चाहती कि मम्मी मेरे इंतजार में दिमाग का दही करे। फिकर नॉट, हम 5:15 बजे होटल तक पहुंच जाएंगे और फिर मम्मी को लेकर बिरला मंदिर चलेंगे। मस्त मंदिर है, वो मम्मी को पसंद आएगा। थैंक यू राग, तुमने पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ किया है। नौकरी दिलवाई है, अब इतना ख्याल रख रहे हो, तुम सचमुच बहुत अच्छे हो। मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं भूलूंगी। मौका मिला तो जो बन सका करूंगी। अरे बरेली की बर्फी, ऐसी मीठी बातें मत बोलो, मैं तो पहले से ही हवा में हूं। चलो ये बताओ कि क्या तुमको कार चलानी आती है? मुझे तो 2 व्हीलर भी चलाना नहीं आता, श्रुति ने अफसोस करते हुए बताया। सीखना चाहोगी? जरूर, श्रुति की बात सुन राग ने कार के बारे में बताते हुए कहा। आओ सिखाता हूँ, ज्यादा टफ नहीं है। पहले कार के खास हिस्सों जैसे गियर, स्टीयरिंग, क्लच और एक्सीलरेटर के बारे में जान लो। ये गियर होता है, अपना हाथ इस पे रखो। राग ने कार का इंजन बंद कर दिया और श्रुति को अपना हाथ गियर पर रखने को कहा। फिर राग ने अपना हाथ श्रुति के हाथ के ऊपर रख दिया, जो कि श्रुति ने गियर पर रखा हुआ था। राग ने उसे बताया कि गियर का काम क्या होता है और इसे कैसे बदलते हैं। राग के छूने से श्रुति को शरीर में सनसनी महसूस हुई। कार के बारे में बताते हुए राग ने जानबूझकर श्रुति के हाथ को हल्के से दबाया, पर श्रुति ने कुछ नहीं कहा। राग ने इसे हरी झंडी समझा। राग को लड़कियों के मनोविज्ञान की अच्छी समझ थी। वह जानता था कि लड़कियां कभी पहल नहीं करती, इसलिए उसका मन या विरोध करना अच्छा ग्रीन सिग्नल है। कार के बारे में बताने के बाद राग ने बातचीत का विषय बदला। मित्र, कैसा लगा तुमको? क्या उसने तुमको कंपनी के प्रोसेस के बारे में ठीक से बताया? हाँ, थ्योरेटिकल रूप से तो उसने बताया, पर मुझे सही नॉलेज जयपुर ब्रांच में मिली। और पर्सनली कैसा लगा? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों को ही जीवन साथी की तलाश है और मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे के लिए अच्छे मैच हो सकते हो। राग ने कहा। सच कहूं तो वो स्टूपिड नंबर 1 है, उसे तो लड़कियों से बात तक करना नहीं आता। क्या हुआ? उसने तुम्हारा प्रपोजल मना कर दिया क्या? क्या मतलब? श्रुति ने आश्चर्यचकित होते हुए पूछा। मित्र मेरा पुराना मासूम सा दोस्त है, उसने मुझे बताया कि तुमने उसे प्रपोज किया था। झूठा कहीं का कमीना। मैंने तो उससे सिर्फ फ्रेंडशिप करनी चाहिए थी, क्योंकि एक ही ब्रांच में काम करते हैं तो सोचा आपसी समझ अच्छी होनी चाहिए, और उसने तुमसे ऐसी बकवास की। श्रुति को गुस्सा आ गया। शांत देवी शांत, राग ने श्रुति को शांत करते हुए कहा। वो थोड़ा शर्मीला और फट्टू है। वो आज तक लड़कियों से उतना ही दूर रहता है जितना धरती से चंद्रमा। खैर उसे छोड़ो, तुमको मेरे बारे में सोचना चाहिए। सच कहूं तो आई स्टार्टेड लाइकिंग यू। मैं चाहती हूँ कि तुम जैसा कोई अच्छा इंसान मेरा दोस्त हो। श्रुति ने मन की बात कही। आज किस्मत देने वाला भगवान मेहरबान लगता है मुझ पर। मैं तो पहले दिन से ही तुमको पसंद करता हूँ। बिलीव मी, मैं आज तक ऐसी लड़की से नहीं मिला हूँ जो तुम्हारी तरह ब्यूटीफुल और स्मार्ट हो। मुझे तो हमेशा तुम्हारे जैसी ही जीवन साथी चाहिए थी, ब्रेन और ब्यूटी का कॉम्बिनेशन। दरअसल मेरी शादी मेरे परिवार के प्रेशर में हुई थी और मेरे मर्जी के बिना हुई थी। हालांकि मेरी वाइफ सुंदर और अच्छे नेचर वाली है, पर हमारे बीच प्यार नहीं है। वो सीधी सादी अल्लाह की गाय है और मैं करम जला कल्लू कुरैशी कसाई। बेमेल शादी हुई। फिर मैंने अपने दिल को समझाया कि जिस तरह हम माँ बाप भाई बहन नहीं चुन सकते, वैसे धर्म पत्नी को भी और फैमिली मेंबर ही समझ लेंगे। इंसान हो, प्यार चाहता हूँ, इसलिए मेरा दिल एक दोस्त ढूंढता है जिससे दिल की बातें कह सके, अपना सुख दुख बांट सके। राग की बातों का असर श्रुति पर पड़ा। उसे थोड़ा दर्द और थोड़ी खुशी साथ साथ महसूस हुई। मन में चलती कश्मकश के दौरान कुछ कहे बिना श्रुति ने राग को गले लगा लिया और कुछ सेकंड्स के बाद अलग हो गई। श्रुति ने ऐसा क्यों किया उसे भी पता नहीं था। उसके दिल ने कहा और उसने किया।
उसका दिमाग श्रुति के इस कर्म पर सवाल कर रहा था, पर श्रुति ने अनसुना कर सवाल को साइड में टरका दिया। वह नीरव स्थिर थी। राग ने चाबी घुमाकर कार चालू की और वो लोग नाहरगढ़ की तरफ बढ़े। राग ने उसे पूरा किला घुमाया और किले से संबंधित कई ऐतिहासिक जानकारियां दी। श्रुति अधिकतर समय चुप ही रही। होटल लौटते समय राग ने श्रुति को अपनी लिखी हुई कविता दी। श्रुति ने बस इतना ही कहा, बहुत बढ़िया। घूम घाम कर वो होटल पहुंचे। होटल की बेसमेंट पार्किंग में राग ने कार पार्क करने के लिए रोकी। राग ने श्रुति के उतरने के लिए अंदर से ही श्रुति की तरफ का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो श्रुति ने उसका हाथ रोक दिया। राग की समझ ने उसे बताया कि श्रुति कुछ कहना या करना चाह रही है, पर शायद लड़कियों वाले संकोच ने उस पर पाबंदी लगा रखी है। राग ने हवा का रुख भांपते हुए उससे पूछा, अगर बुरा ना मानो तो कुछ पूछूं? पूछो। तुम्हारी बातें बड़ी मीठी हैं। क्या इन मीठी बात करने वाली गुलाबी होठों को चखकर देख सकता हूं कि क्या ये तुम्हारी तरह मीठे हैं, या इस शहर के असर ने इन्हें गुलाबी बना रखा है? फिल्मी अंदाज में राग ने कहा। श्रुति ने जवाब में कुछ न कहकर बस मुस्कुरा दिया। राग के दिमाग की ट्यूबलाइट जली और उसकी चुप्पी वाली हामी को समझ गया। उसने हल्के से हाथों से श्रुति के चेहरे को हाथों में लिया और होंठ को धीरे से चूम लिया। शायद श्रुति भी आनंद की झील में गोते लगाना चाहती थी। जैसा कि अक्सर आनंद के पलों में नसीब होता है कि मन ही आनंद में खलल डालता है। ताजा अनकहे इश्क में खोई श्रुति को अचानक ध्यान आया कि मम्मी उसकी राह तक रही होंगी। उसने राग से कहा कि अब उन्हें चलना चाहिए। दोनों अपने कपड़े पर रोमानी सलवटों को सुधार कर होटल रूम की तरफ चल पड़े, जहां शकुंतला उनका इंतजार कर रही थी। राग ने शकुंतला से बिरला मंदिर चलने का आग्रह किया। औपचारिक ना नुकुर के बाद शकुंतला मान गई। शकुंतला की हामी ने उन दोनों को थोड़ा और वक्त साथ गुजारने का मौका दे दिया। राग शकुंतला को लुभाने की पूरी कोशिश में लग गया। श्रुति के चेहरे पर अरसे बाद उत्साह देखकर शकुंतला खुश थी। श्रुति के दिल की बगिया में लंबे समय बाद भावनाओं के फूल खिले थे, जो कि श्रुति के चेहरे पर सुगंधित मुस्कान की वजह थे। मंदिर घुमाने के बाद राग उनको राजस्थानी ग्रामीण थीम पर बने रेस्टोरेंट चोखी ठाड़ी ले गया। उन्होंने वहां कालबेलिया नृत्य और राजस्थानी संगीत का आनंद लिया। तीनों ने साथ में डांस भी किया। रात्रि भोज में दाल बाटी चूरमा तथा राजस्थानी थाली के स्वाद का आनंद लिया। पापा की मृत्यु के बाद पहली बार श्रुति और मम्मी ने काफी आनंदित महसूस किया। उत्सव और उत्साह पराये हो गए थे। कुछ समय से मन प्रसन्न हो तो चारों ओर उत्सव होता है। श्रुति ने यादगार पलों के लिए राग को कई बार आंख से धन्यवाद दिया। होटल लौटते समय राग ने उसे पान खाने का आग्रह किया। श्रुति ने कहा कि वह पान नहीं खाती, पर अगर कुछ स्पेशल हो तो वो जरूर चख के देखना चाहेगी। श्रुति कार की अगली और मम्मी कार की पिछली सीट पर बैठी थी और थकावट के कारण नींद उनकी आंखों के बाहर खड़ी थी। मम्मी ने मीठे पान के लिए हामी भर दी। राग मम्मी के लिए मीठा और उन दोनों के लिए स्पेशल पान ले आया। मम्मी हल्की नींद के कारण उनकी बातचीत पर ध्यान नहीं दे रही थी। ऐसा खास क्या है इस पान में? श्रुति ने पूछा। ये किमाम वाला पान है, खाके तो देखो, पर इसके गुण का बखान करेंगे। कुछ मिलाया तो नहीं है ना? श्रुति ने मजाकिया अंदाज में पूछा। डरो मत, बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ है। कुछ कदमों की दूरी पर होटल है और मुझे कुछ मिलाकर खिलाने की जरूरत नहीं है। इससे नुकसान मेरा ही है, राग ने कहकर आंख मारी। मम्मी की आंखों और कानों पर नींद का पहरा था। आधी नींद में मम्मी ने मीठा पान खाया और दोनों ने होश में किमाम का पान खाया। श्रुति ने खाने के बाद पूछा, इसका स्वाद कुछ अलग है? क्या है इसमें? क्या तुमको अपने शरीर के अंदर खुशबू महसूस हो रही है? ऐसा लग रहा है कि मैंने इत्र की सीसी गटक ली हो। हर सांस के साथ खुशबू की फीलिंग है। ऐसा क्या है पान में? यही तो किमाम का असर है। दरअसल किमाम तंबाकू से बना होता है, पर अच्छी बेहतरीन किस्म का, राग ने कहा। उन दोनों की बातचीत धीमी थी और कार में चल रहे म्यूजिक व हल्की नींद के कारण मम्मी को उन दोनों की बातें सुनाई नहीं दे रही थी। श्रुति को तंबाकू का सुनकर झटका लगा। क्या तुमने मुझे तंबाकू खिला दिया? उसने गुस्से से पर धीमी आवाज में कहा। शांत लेडी शांत, नाजुक दिल दिमाग पर ज्यादा लोड मत लो। या कोई ऐसा वैसा कुछ अलग तंबाकू है? जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। यह एक उम्दा किस्म का तंबाकू है। इसकी खास बात है कि इसमें नुकसानदायक चीजें ना के बराबर है। हर बुरी चीज बुरी नहीं होती और हर अच्छी चीज भी हमेशा अच्छी नहीं होती, राग ने समझाने की कोशिश की। मुझे नफरत है तंबाकू से। सिगरेट मेरे पापा की कातिल है। इसमें भी कुछ अच्छा हो सकता है? कहते समय श्रुति ने इस बात का ध्यान रखा कि मम्मी सुन ना पाए। किमाम और किमाम थियरी समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। तारों को आए काफी देर हो गई है, तुम थक गई हो, होटल जाके आराम के घूंट पियो। इस बात को कल पर छोड़ देते हैं। मम्मी कुछ कह नहीं रही।
पर हमें उनके आराम का सोचना चाहिए। ठीक है, प्लीज हमें होटल छोड़ दो, पर यह बताओ कि यह किमाम थियरी क्या है? इस थियरी के जनक हैं महान श्री राग भाटिया जी। श्री राग भाटिया जी ने इसे विषय पर गहन शोध किया है और जल्द ही किमाम थियरी के सिद्धांत देने वाले हैं। मौका मिला तो वो इस विषय पर पुस्तक लिखकर दुनिया को इस महान थियरी से अवगत कराएंगे। राग ने धीमे से कहा। कौन राग भाटिया? श्रुति ने आश्चर्य से पूछा। क्या आपने किसी और राग भाटिया का नाम सुना है? तो कब श्री राग भाटिया जी पुस्तक लिखने वाले हैं? बहुत जल्द। किताब की सॉफ्ट कॉपी पेज पर नाम तो छप चुके हैं, बस कंप्यूटर पर कुछ लाख बार बटन दबाना बाकी है। बहुत हो गया मजाक, पर यह थियरी नाम से काफी दिलचस्प लग रही है। कल इस पर बात करते हैं, अभी हमें होटल की ओर चलना चाहिए। राग ने उनको होटल छोड़ा। होटल में बातों के दौरान मम्मी ने श्रुति को चेतावनी दी। राग अच्छा लड़का है, लेकिन है तो वो आदमी ही। एक दूरी रखकर ही चलना, बाकी तुम खुद समझ सकती हो। मेरे कहने का मतलब, उम्र आपको आदमी पहचानने की ताकत दे ही देती है। मम्मी, आप भी बेवजह टेंशन मत रखो। इतना तो मैं भी जान गई हूं कि हम इन आदमियों पर पूरा यकीन नहीं कर सकते, पर राग एक अच्छे इंसान है। सब लोग उनके लिए अच्छा ही कहते हैं, और उन्होंने इतनी अच्छी नौकरी दिलाई है। आपने तो खुद उनका नेचर देखा। श्रुति ने मम्मी को समझाया। अगर हमारी चाल सही है लेकिन रास्ता गलत हो तो हमारी मंजिल भी गलत रहेगी। मम्मी, मैं अपनी लिमिट्स जानती हूँ, समझती हूँ, विश्वास करो, आपको कभी निराश नहीं करूंगी। अब आप सारी चिंताओं को बाहर फेंको और यहाँ की गुलाबी गुड नाइट फील करो। दोनों निद्रा जगत में प्रवेश के लिए लेट गए। श्रुति की नींद का दरवाजा बंद था। श्रुति के मन के आसमान में विचार के परिंदे उड़ रहे थे। जीवन में इतने सावन देखने के बाद, मैच्योरिटी के कई सालों के बाद, दर्द आनंद के अनुभव के बाद, कई तरह के लोगों के मिलने के बाद, मैंने जाना है कि यह प्यार एक नशा ही होता है जो हमें हमारी असलियत से दूर ले जाता है, हमारी परेशानियां भुलाकर हमको आराम का एहसास देता है। कई बार हम सोचते हैं कि हम प्यार बिना जी सकते हैं। हमारा अवचेतन मन बार बार हमें प्यार के लिए उकसाता है। प्यार भी अन्य नशों की तरह खतरनाक होता है। यह नशा हमें हमारी वास्तविकता से दूर किसी और दुनिया में ले जाता है, जहां सिर्फ रंगीन खुशनुमा सपने होते हैं। अगर कोई प्यार या सेक्स को नशे की तरह लेता है तो उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। जीवन में हमें कई निर्णय लेने पड़ते हैं। कभी वो सही साबित होते हैं, कभी नहीं। कभी ये निर्णय उत्तम होते हैं और कभी सबक देने वाले कड़वे भी। फिर भी हमें आगे बढ़ने के लिए निर्णय तो लेना ही पड़ता है। कई बार हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते। खुशी के लिए कभी कभी हमें किसी और पर निर्भर होना पड़ता है। जो भी हमारे साथ होता है हम बस उस पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। राग का मेरे जीवन में आना मेरा निर्णय या मेरा विकल्प नहीं था। आज वो मेरे साथ है, ये मेरे साथ बस हो रहा है, अपने आप जिंदगी की तरह। मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। राग के साथ अब तक का मेरा अनुभव अच्छा रहा है। मेरा और राग का रिश्ता शायद सामाजिक नैतिकता के दायरे में सही ना हो, पर अगर समाज और नैतिकता हमें खुशी ना दे तो हम ऐसी नैतिकता का पालन क्यों करें? मैंने पिछले निर्णय काफी सोच समझ कर लेने की कोशिश की थी, फिर भी मेरे निर्णय और नतीजे गलत साबित हुए। अब ना मैं कोई निर्णय लूंगी और ना ज्यादा सोच पर जोर दूंगी। मैं बस वर्तमान में हर पल को खुशी से जीने की कोशिश करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। श्रुति का राजस्थान की राजधानी में दूसरा दिन था। सुबह खुशनुमा गहन गुलाबी थी। पहली किरण से ही श्रुति की आंखों को राग का इंतजार था। ऑफिस के समय को आने में कुछ समय था। श्रुति और मम्मी होटल के रेस्तरां में कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता करने गए। एक अच्छे होटल के अच्छे रेस्तरां में स्वादिष्ट नाश्ता करते समय श्रुति को सारा संसार अच्छा लगने लगा। मम्मी ने श्रुति की नई कंपनी के कर्मचारी की सुविधा व्यवस्था की प्रशंसा की। इससे पहले श्रुति और मम्मी को इस तरह के बड़े होटल में रहने का सुख नहीं मिला था कभी। श्रुति का इंतजार 9:15 बजे भस्म हुआ जब राग होटल आया। राग ने शकुंतला से 4 बजे बाद तैयार रहने के लिए कहा ताकि वह आकर उन्हें बस स्टैंड पर अजमेर के लिए छोड़ सके। होटल से बैंक के रास्ते में बातों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। कल रात को नींद वही फरार हो गई थी। सारी रात छत पर तुम्हारे ख्यालों में हवा खाता रहा। चांद गवाह है मेरी बेचैनी का। राग ने श्रुति का हाथ थाम कर कहा। तो तुम्हें क्या लगता है मेरी रात आम रही? तुम्हारे ख्यालों की आग में मेरी रात, मेरी नींद जल गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे किसी के साथ कनेक्शन महसूस करूंगी। सारी रात सवाल पर सवाल चलता रहा। मैं सही हूं या गलत? रात भर खुद से लड़ी हूं मैं। श्रुति ने अपनी भावनाओं का बखान किया।
मैंने भी रात भर इमोशन और एथिक्स के बीच का समझौता करवाने की काफी कोशिश की। रात भर दिल दिमाग के बीच वर्ल्ड वार छिड़ा था। आखिरकार दिल ही जीता और फाइनल हुआ कि तुम मेरी लाइफ में स्माइल लाई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी दोस्ती को सेफ रखना होगा। अब मुझे दुनिया और दुनियादारी की कोई परवाह नहीं है, राग ने ड्राइविंग करते हुए अपनी बात कही। मैंने भी सोचा कि मैं अपने रिश्ते को थोड़ा टाइम और एक चांस दूंगी। सच कहूं तो मुझे तुम्हारा नेचर और तुम्हारे विचार बहुत अच्छे लगे। मैं तुम पर विश्वास कर सकती हूँ। मैं पूरी तरह श्योर हूं कि तुम मेरी लाइफ के बेस्ट एसेट रहोगे। श्रुति ने मुस्कुरा कर कहा। राग के चेहरे पर बड़ी मुस्कान तैर रही थी। क्या स्माइल है तुम्हारी, तुम्हारा नाम तो स्माइल ही होना चाहिए था। राग ने बीच में मजाक घुसेड़ा। घर पर मेरा नाम स्माइली ही है। अगर जनाब को बुरा ना लगे तो हम भी जनाब को स्माइली ही कहेंगे। नाम में क्या रखा है, जो सही लगे पुकार लेना। वैसे नाम स्माइली है, स्माइली नहीं। ओके स्माइली जी, पर हम तो स्माइली ही कहेंगे। राग ने ऐसा कहा जैसे कि छोटे बच्चे से तुतलाकर बात करते हैं। छोड़ो ये बचपना, ये बताओ कि किमाम थियरी क्या है। श्रुति ने बातों का रुख मोड़ा। क्या सही में तुम इसमें इंटरेस्टेड हो या तुम यूं ही टाइम पास कर रही हो? नाम तो इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग आदमी के मुंह से सुनकर इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। शुक्रिया कदरदान। यह थियरी सफलता के नियमों पर की गई रिसर्च का परिणाम है। बचपन में मेरे जीवन का उद्देश्य रहा है महान, अमीर और अच्छा इंसान बनना। इसके लिए मैं सफल, अमीर, महान व्यक्तियों के जीवन और सिद्धांतों को पढ़ता रहता हूँ। अब तक मैंने जाना है कि सफलता के लिए आदमी का एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, उसे कई स्किल्स आनी चाहिए और उसे अन्य लोगों से अधिक नॉलेज होनी चाहिए। इस थियरी को समझने से पहले तुमको किमाम की नॉलेज होनी चाहिए। किमाम एक तरह का तंबाकू होता है। आमतौर पर तंबाकू सेवन बुरा माना जाता है और इससे कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। इतना सब कुछ जानने के बाद भी दुनिया में करोड़ों लोग तंबाकू प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। और तो और सिगरेट दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट है। नो टोबैको के अनगिनत विज्ञापनों और मुहिम के बाद भी क्या वजह है कि इनकी सेल हर साल बढ़ती ही जा रही है? राग ने एक प्रोफेसर की तरह समझाते हुए पूछा। क्योंकि लोगों को इससे शॉर्ट टर्म मजा आता है, फिर इसकी बुरी लत लग जाती है और जब लोगों को इसकी लत लग जाएगी तो सेल तो बढ़ेगी ही। बट आई हेट इट। पता नहीं लोगों को ऐसी कड़वी चीज में क्या स्वाद आता है। एक बात बताओ, कल रात को किमाम का पान खाने के बाद कैसा फील हुआ? पान तो टेस्टी और खुशबूदार था, श्रुति ने बताया। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि कैसे कड़वी और बुरी माने जाने वाली चीज स्वादिष्ट और सुगंधित हो गई। दरअसल तंबाकू में खतरनाक निकोटीन होता है। जो लोग तंबाकू प्रोडक्ट खाते हैं वो भी जानते हैं कि इससे नुकसान होता है, फिर भी वो इसका सेवन करते हैं क्योंकि उनके लिए इससे मिलने वाला आनंद होने वाले नुकसान से ज्यादा खास है। कई पढ़े लिखे लोग, समझदार और डॉक्टर भी इसका सेवन करते हैं और इससे होने वाले नुकसान से बचने का सोचते भी हैं। यह एक समस्या थी जिसका समाधान कुछ तंबाकू प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स ने कुछ इस तरह निकाला। उन्होंने तंबाकू प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ एक्स्ट्रा फिल्टर लगाए जिससे प्रोडक्ट में निकोटीन की मात्रा काफी हद तक कम हो जाए। निकोटीन कम होगा तो नुकसान भी कम होगा। उसके बाद मिनिमम निकोटीन वाले तंबाकू में कई सुगंधित चीजें जैसे इलायची, केसर इत्यादि मिलाए। उनको मशीनों में मिक्स करके और कुछ प्रोसेस करने के बाद जो प्रोडक्ट बना उसे किमाम कहा जाता है। पर इसमें थियरी कहाँ है राग? वेरी सिंपल। किमाम तंबाकू का एक प्रकार है, फिर भी इसकी क्वालिटी और संतुष्टि आम तंबाकू से काफी बेहतर है। किमाम की कीमत आम तंबाकू से 10 से 20 गुना ज्यादा होती है। इसी तरह अगर किसी आदमी को किमाम की तरह अपनी कीमत और सक्सेस बढ़ानी हो तो उसे अपनी कमजोरियों और नेगेटिव पॉइंट्स को पहचानना होगा और उसे हटाना होगा। उसी आदमी को अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स और मजबूत पहलुओं को जानना होगा और उनको बढ़ाना होगा। इस तरह हम बेहतर इंसान बन सकते हैं, अधिक सफल हो सकते हैं और वो पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। शॉर्ट में कहें तो जैसे तंबाकू में उसकी बुराई यानी निकोटीन निकालकर अच्छाई यानी कि सुगंध बढ़ाने की से कीमत कई गुना बढ़ जाती है, ठीक उसी तरह इंसान भी अपनी कमियों को कम करके अच्छाइयों को बढ़ा ले तो उसे सफल होने से रोक कोई नहीं सकता। सो इट वॉज किमाम थियरी इन शॉर्ट। थियरी में दम तो है। पहले मुझे लगा कोई मजाक है। रियली अगर हम इस थियरी को फॉलो करें तो हम बेहतर लाइफ और सक्सेस पा सकते हैं। वेरी यूजफुल थियरी, श्रुति ने गंभीरता से कहा। मुझे लग रहा है कि तुम मेरी टांग खींच रही हो। अरे मां कसम, बड़ी शानदार थियरी है। इस थियरी को तो पब्लिश करना चाहिए। श्रुति सीरियस थी। मौका मिला तो जरूर करवाऊंगा। थैंक्स, तुमने इस थियरी को सुना और पसंद किया। ऐसी कुछ और थियरीज का काम चल रहा है, जैसे ही व्हाई एप्पल इज कॉस्टली देन पोटैटो।
सुनना चाहोगी? राग ने पूछा। सर जी, आज एक ही थियरी काफी है। छोटे दिमाग पर इन सारी रागलॉजी का बोझ एक साथ मत डालो। फिलहाल तो हम ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है, आप जब चाहो बता देंगे। बात करते करते वो बैंक पहुंच गए। राग ने बेसमेंट में पहुंचने के बाद कार पार्क की और श्रुति के हाथ पर किस किया। श्रुति ने कुछ नहीं कहा। राग का हाथ उठाकर अपनी जांघ पर रख लिया। राग ने अपना हाथ जांघ से हटा लिया। शायद उसे डर लगा कि कहीं कोई देख न ले। राग की आंखों के इशारों ने श्रुति से कहा, थोड़ा सब्र करो। ऑफिस में दोनों का व्यवहार पेशेवर सहकर्मी की तरह था। श्रुति ने घड़ी की सुइयों के सफर को सीखने में निवेश किया। राग ने श्रुति को कंपनी की सेवाओं और प्रक्रियाओं से अवगत कराया। 2 बजे तक श्रुति ने ट्रेनिंग पूरी कर ली। फिर वो दोनों लंच के बाद ऑफिस से बाहर आ गए। अगले 1 घंटे तक दोनों बैंक कर गुलाबी शहर की काली सड़कों पे दिन के उजास नापते रहे। राग की आंखों को किसी एकांत की तलाश थी जहां वह प्रेम साधना कर सके। इधर उधर घूमने के बाद वह एक मॉल में ले गया और बेसमेंट में कार पार्क की। वह दोनों ने कुछ मिनट एक दूसरे के होंठों को चखा। लबों की प्यास बुझने के बाद राग ने पूछा, क्या तुम कुछ वक्त मेरे साथ अकेले में कहीं दूर सुकून में बिताना चाहोगी? क्या करोगे अकेले में? श्रुति ने राग की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा, राग ने सकपकाते हुए जवाब दिया। तो फिर अकेले में जाने की जरूरत क्या है? कहकर श्रुति हंस पड़ी। मैं एक ईमानदार ठरकी हूं। हर आम इंसान सुख चाहता है और सेक्स भी। मैं भी यह चाहता हूं, पर किसी की खुशी की कीमत पर नहीं। हालांकि मेरे पास शादी वाला लाइसेंस भी है, पर मैं अपनी वाइफ के साथ प्यार महसूस नहीं करता। बिन प्यार के सेक्स कसरत लगती है और बिना सेक्स के प्यार बोरिंग एहसास लगता है। किसी ने कहा है कि अगर आप नेचर मम्मी के दिए हुए गिफ्ट का मजा नहीं ले गए तो टाइम वाले पापा कभी वो गिफ्ट वापस ले सकते हैं। जवानी की आइसक्रीम पिघलने से पहले खाने में ही समझदारी है। राग ने अपनी बात को सब्र की चाशनी में लपेट कर कहा। सेक्स मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर मुझे किसी से प्यार हो गया तो हमारे जिस्मों के बीच दूरी नहीं होगी, पर हमारे रिश्ते में और आगे बढ़ने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। श्रुति, तुम एक समझदार और मैच्योर लड़की हो। तुम सब जानती हो, समझती हो। तो फिर पूरे प्यार के लेन देन में क्या प्रॉब्लम है? हम लोग लोन के बिजनेस में हैं। इसका मतलब तो ये नहीं है कि प्यार भी किस्तों में दिया जाए। इतना तो मैं श्योर हूं कि तुम वर्जिन नहीं हो और अफेयर भी रहे होंगे। सॉरी अगर मेरे शब्द अच्छे ना लगे हो तो। मैंने कहा था ना कि मैं ईमानदार और सच्चा कमीना हूं। वर्जिनिटी जांचने की कोई मशीन या तरकीब है तुम्हारे पास? श्रुति ने आंख तरेरते हुए बोला। तजर्बा मैडम। लस्टफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट किसी भी लड़की को देखकर बता सकते हैं कि वो वर्जिन है कि नहीं। डिटेल में बताना चाहोगे मिस्टर? अगर पता चल जाए कि कोई वर्जिन है या नहीं तो आपके इस आविष्कार से सामाजिक व्यवस्था में तहलका मच सकता है। श्रुति ने जोर देकर पूछा। क्या करोगी जानकर? राग को लग गया कि ऐसी बातें उसे नहीं करनी चाहिए थी। नॉलेज तो काम आती है ना, श्रुति ने चाशनी लपेट कर जवाब दिया। अगर तुम नर होती तो किसी और तरह से सुनाता, पर मादा को अलग तरीके से बताना पड़ेगा। हालांकि तुम पहली मादा हो जिससे मैं ऐसी बातें कर रहा हूं। तुम इंसानी नर के बारे में एक बात तो जानती ही होगी। वे इंसानी मादा को देखने और आंख सेकने का कोई भी चांस मिस नहीं करते। हाँ, लड़कों की नजर तो बस लड़कियों की बॉडी को स्कैन करने में ही लगी रहती है, पर वो आखिर देखते क्या है? श्रुति ने इस तरह पूछा जैसे उसे पता ही ना हो। यह तो डिपेंड करता है कि मादा आ रही है या जा रही है। हम जैसे तजर्बेकार लॉन्डो को वर्जिनिटी का पता तब चलता है जब हम इंसानी मादा को जाते हुए उनके पिछवाड़े को देखते हैं। उनके हिप्स मूवमेंट को देखकर वर्जिनिटी का अंदाजा लगता है। जिन लड़कियों के हिप्स का मूवमेंट चलते वक्त ज्यादा ऊपर नीचे होता है वो वर्जिन नहीं होती। वर्जिन लड़कियों के हिप्स में ज्यादा अप डाउन नहीं होता। अभी हाल ही में एक मैगजीन में सर्वे भी पढ़ा था कि 50% से ज्यादा लड़कियां शादी के वक्त वर्जिन नहीं होती। राग ने टीवी पर बहस के दौरान आने वाले एक्सपर्ट की नकल करते हुए बताया। ऐसे सर्वे विश्वास लायक नहीं होते क्योंकि 41.42% सर्वे हाथों हाथ बनते हैं। अधिकतर सर्वे मन की खेती होते हैं। वर्जिनिटी की तुम्हारी बात बेतुकी है, और रही बात मेरी तो यस, मेरी लाइफ में कुछ लोग आए। मैंने 2 दर्जन से ज्यादा सावन भादो देखे और मैं भी सांस लेती समाज में रहती आम इंसान हूँ। जीवन के सफर में कुछ लोगों ने मेरे दिल को छुआ और कुछ ने मुझे नफरत महसूस कराई। एक बात तो मैंने जान ली कि अगर लगभग सारे मर्द कमी नहीं होते, उनको तो बस एक ही चीज की तलब होती है। श्रुति की आवाज में क्रोध वाला भाव था। अगर सभी आदम नर एक ही चीज चाहते हैं तो इसका मतलब है कि यह इच्छा नेचुरल है। आदम नर होने के नाते मैं स्वीकार करता हूं कि हमें सेक्स में मजा आता है, पर किसके साथ? अधिकतम मामलों में बिना मादा के यह हो नहीं सकता।
इसका मतलब हुआ कि इसमें मादा का भी बराबर हाथ है। मैंने तो कहीं पढ़ा भी है कि मादा को संभोग में ज्यादा आनंद आता है। अब अगर आम आदम आनंद की इच्छा करे तो क्या गलत है इसमें? राग ने डिक्शनरी चैनल के एंकर की आवाज में कहा। चलो मान लिया जो कुंवारे हैं या जिनको यह नहीं मिला वो इसकी इच्छा करे तो समझ आता है, पर शादीशुदा आदमी भी कुत्तों की तरह लार क्यों टपकाते रहते हैं, यह समझ में नहीं आता। इसकी वजह है आदम फितरत। चलो बात निकली है तो फैक्ट्स का भी चीरहरण करते हैं। मेट्रो सिटीज में आधे से ज्यादा लोगों के शादी के बाद भी अफेयर होते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि आदमी और औरत दोनों को खुशी के लिए कुछ चाहिए। आदमी शादी के बाद अफेयर करता है या करना चाहता है क्योंकि उसे वैरायटी चाहिए, और औरत शादी के बाहर रिश्ते बनाती है क्योंकि उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। शादी के कुछ सालों बाद आदमी अपनी पत्नी से बोर होने लगता है और जीवन में रोमांच की चाहत में रोमांस करना चाहता है। कहते हैं ना कि बंदर चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाए पर गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। और हम लोग बंदर के ही वंशज हैं, या तो पता ही होगा तुमको। नहीं, मुझे तो आज ही पता चला, मैं तो गवार हूं, श्रुति ने राग के सवाल का मजाकिया लहजे में जवाब दिया। वहीं शादी के कुछ साल बाद औरत को भी महसूस होता है कि उसका पति पहले की तरह प्यार और केयर करने वाला नहीं रहा, इसलिए उसे भी कोई दोस्त चाहिए जो उसकी भावनाओं को समझे और उसकी सुने। अब औरत को ऐसी औरतें कम ही मिलती हैं जो बोले कम सुने ज्यादा, और आदमियों को पता होता है कि अगर वे पराई औरतों को सुनेंगे तो उनकी तलब पूरी होने के चांसेस ज्यादा हैं। इसलिए आदमी और औरत दोनों अपनी इच्छाओं को मन में रखते हुए ऐसे साथी को ढूंढते हैं जो उनकी इच्छाएं पूरी कर सके, और नतीजा होता है शादी के बाद अफेयर्स। कुल मिलाकर आदमी को सेक्स चाहिए इसलिए वह प्यार देता है, और औरत को प्यार चाहिए इसलिए वो सेक्स देती है। राग ने किसी विशेषज्ञ की तरह विस्तार से समझाया। अजीब बात है ये तो। अगर वे प्यार की कमी या बोरियत महसूस करते हैं तो वे तलाक क्यों नहीं लेते? श्रुति ने पूछा। तलाक की डगर आसान नहीं होती। आदमी इसलिए तलाक नहीं लेना चाहता क्योंकि वह कानूनी कार्रवाई में उलझने और तलाक के बाद अच्छा खासा पैसा देने के लिए बचना चाहता है। जरा आदमी बनकर सोच कर देखो, जिस इंसान से तुम्हारी बनती ना हो उसे जिंदगी भर की आधी कमाई देनी पड़े। औरत भी तलाक का रास्ता आसानी से नहीं चुनती क्योंकि उसे अपने और बच्चों के भविष्य की चिंता होती है। औरत यह भी जानती है कि बच्चे होने के बाद दूसरी शादी करना और निभाना कितना मुश्किल भरा हो सकता है। औरत यह भी जानती है कि आदमी को औरत तो चाहिए पर बिना शादी के बंधन के। कई बार तो पति पत्नी दोनों को एक दूसरे के अलग संबंधों का पता होता है पर वे कुछ नहीं करते। वे एक दूसरे की शांत सहमति से ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं। दोनों खुद अपनी लाइफ जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। शादी के कुछ साल बाद सुरक्षित भविष्य प्यार से ज्यादा मायने लगता है। मैडम, नीम सी बात है पर है सच। तुम चाहे कितने भी लॉजिक झाड़ो, पर मेरा मानना है कि शादी से पहले सेक्स करना सही नहीं होता, श्रुति ने कहा। इस तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझ लो। आखिरी फैसला तो तुम्हारा ही रहेगा। हे भगवान, तुम्हारे पास इसके लिए भी लॉजिक है। अच्छा, पहले ये बताओ कि समाज में इसे गलत क्यों मानते हैं? राग ने पूछा। बचपन से परिवार में यही देखा सुना है, पति पत्नी के अलावा कहीं और फिजिकल रिलेशन अनएथिकल होता है। जिस समाज में हम रहते हैं और जो संस्कार हमें मिलते हैं उससे यही सीखा है कि अगर कोई स्पाउस के अलावा ऐसे रिलेशन रखता है वो अपने स्पाउस का विश्वास तोड़ता है। जब ऐसे रिश्तों का खुलासा होता है तो परिवारों में दरारें आ जाती हैं। ऐसे रिलेशन फैमिली के लिए जहर सिद्ध होते हैं, इसलिए इसे गलत कहा जाता है सर। श्रुति ने ऐसे जवाब दिया जैसे स्कूल में बच्चा टीचर को देता है। मतलब कि अगर किसी को अपनी पति या पत्नी के बाहरी अफेयर का पता चले तो दिक्कत है, नहीं तो चोर तब तक चोर नहीं होता जब तक पता ना चले। आई एम करेक्ट? ऐसा बिल्कुल नहीं। जस्ट इमेजिन कि अगर तुम्हारी वाइफ का किसी से अफेयर हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? एग्री हो सकता है उसका अफेयर हो और मुझे भी वही लगेगा जो औरों को लगता है, पर वह अलग सब्जेक्ट मैटर है। हम बात कर चुके हैं कि शादी के बाद भी लोग अफेयर क्यों करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कि शादी से पहले सेक्स सही है या गलत। अलग अलग टॉपिक को मिक्स करके मेरा ध्यान मत भटकाओ प्लीज। सॉरी सर, बताएं यह सही कैसे है? श्रुति ने माफी मांगने के अंदाज में हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा। श्रुति की आंखें बता रही थी कि उसे मजा आ रहा था। तुमने कहा कि हमारा समाज इसे गलत मानता है। डू यू नो ये समाज क्या होता है? इस समाज की रचना कैसे हुई और इसका काम करने का सिस्टम क्या है? अब तुम्हारी तरह गहराई तो नहीं पता, पर आमतौर पर हम समाज में अपने पड़ोसी, रिश्तेदारों और जाति धर्म के लोगों को मानते हैं, श्रुति ने जवाब दिया। आम बोलचाल में यही कहा जाता है, पर दरअसल समाज जैसी कोई संस्था नहीं होती। यहाँ पर समाज नामक या सोसाइटी जैसा कोई नियोजित समूह अस्तित्व में नहीं है। बड़े बुजुर्ग और धनी पावरफुल लोग समाज और इसके काल्पनिक नियमों की आड़ लेकर अपनी सुविधाओं और मतलब के हिसाब से छोटे गरीब तबकों को दबाते हैं। समाज के नियम ना कहीं लिखे हुए और ना ही इनको किसी संगठित या सरकारी संस्था की मान्यता है। समाज के नियम नैतिकता के आधार पर सुने सुनाए होते हैं। इसकी कोई रूल बुक या नियमावली नहीं है।
अगर हम सोचे और देखें तो पता चलेगा कि पावरफुल होशियार लोगों ने आम कमजोर लोगों पर अपना राज करने के लिए ऐसे नियमों को बनाया ताकि वे लोग हमेशा पावर में बने रहें। राग बिना रुके इतना कह गया, इंटरेस्टिंग, कहते रहिए श्रीमान। श्रुति ने चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे कोई आध्यात्मिक गुरु अपना ज्ञान बांट रहा हो और उसका पूरा ध्यान ज्ञान ग्रहण करने में था। शादी से पहले सेक्स वाली बात को समझने से हमें इतिहास को खंगालना होगा। 200-400 साल पहले करियर की आज जैसी टेंशन नहीं होती थी। पहले करियर या काम धंधे का चुनाव जैसे कोई बात अस्तित्व में नहीं थी। लोग अपनी पुश्तैनी काम धंधे ही किया करते थे, जैसे लोहार का बेटा लोहार, खाती का बेटा खाती और सुनार का बेटा सुनार ही होता था। आम लोगों के लिए खुशी और संतुष्टि ज्यादा महत्वपूर्ण थी, शिक्षा आम आदमी के लिए नहीं थी। उस समय आम तौर पर लड़के 12-14 साल की उम्र में ही अपने पिता के काम धंधे में मदद करते थे। आगे चलकर वे भी वही काम धंधा अपना लेते थे। उस टाइम में करियर बनाना इतना मायने नहीं रखता था। अब बात करते हैं इंसानी बायोलॉजी की। इतना तो तुमको पता होगा कि हमारे शरीर में उम्र के साथ साथ कुछ हार्मोनल बदलाव आते हैं। ये क्या क्वांटम साइंस है? टीनेज आते ही शरीर में बदलाव होते हैं। हम लड़के हमारी उम्र में ऐसे बदलाव को जवानी की निशानी कहते हैं। टीनेज में शरीर फिजिकल नीड्स को महसूस करता है। इस बात को महसूस सभी करते हैं, पर हमारे फैमिली और एजुकेशन सिस्टम के कारण ये बातें खुले में नहीं की जाती। पुराने टाइम में 13-14 साल की उम्र में लड़के काम धंधे में लग जाते थे। उनके माँ बाप उस लड़के की शादी उसकी उम्र की लड़की से करवा देते थे, जिससे वो लड़के लड़की अपनी फिजिकल सेक्सुअल नीड्स पूरी कर लेते थे। उस जमाने में टीनेज में ही सेक्स की जरूरत पूरी हो जाती थी। पर पिछले कुछ दशक से हमारे समाज में काफी बदलाव आया है। आज मिडिल क्लास फैमिली में पढ़ाई और करियर को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। करियर के चक्कर में शादी काफी देर से होती है। आजकल पहले नौकरी फिर छोकरी की बात की जाती है। आजकल औसतन 25 की उम्र के आसपास करियर शुरू होता है, मगर शरीर तो आज भी वैसा ही है जो टीनेज में बदलाव और जरूरत महसूस करता है। अब हमारे समाज और देश के कानून तो खुलेआम सेक्स की जरूरत पूरा करने की इजाजत तो देते नहीं। यंग जनरेशन करियर बना के शादी करके शरीर की जरूरत पूरा करने के लिए 10 साल इंतजार नहीं कर सकती। इसलिए आजकल शादी से पहले सेक्स करना मर्जी नहीं मजबूरी है। अच्छा जी, तो जैब बात, पर अगर यह नेचुरल है तो इसे सोसाइटी में गलत क्यों माना जाता है? श्रुति ने पूछा। इसकी भी वजह है। पुराने टाइम में अगर शादी से पहले सेक्स हो और लड़की प्रेग्नेंट हो जाए तो बड़ी आफत हो जाती थी। पहले गर्भ निरोधक तरीके तो थे नहीं। अब तुम इस लड़की और उस फैमिली की मुसीबत का अंदाजा लगा के देखो जिसका पेट बिना शादी के ही फूल गया। इसलिए पुराने टाइम में बड़े बुजुर्ग लोग लड़के लड़कियों और भाई बहनों के बीच भी फासला रखते थे। आज भी काफी लोग ऐसी मानसिकता के कारण ऐसे फासले रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनको पता है फिजिकल नीड्स नेचुरल होती है। कई बार यह जरूरत इतनी तेज हो जाती है कि आदमी जात पात उम्र रिश्ते समाज सब भूल जाता है। इसलिए बड़े लोग अपने बच्चों को बचपन से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से बताते हैं कि यह गलत है, पाप है। श्रुति ध्यान से सुने जा रही थी। इसी हार्मोनल लोचे के कारण टीनेज में लड़के लड़की मास्टरबेशन करते हैं। आज बाजार में प्रोटेक्शन और कई दवाइयां मौजूद हैं जिनसे प्रेगनेंसी का खतरा टल जाता है। जब सेक्स का मजा मिले, शरारती हार्मोन्स को भी आराम मिले और पेट भी ना फूले, तो इसको करने में बुराई क्या है? मेरी नजर में शादी से पहले सेक्स गलत नहीं होता, अनसेफ सेक्स गलत होता है। राग ने अपनी बात तर्क सहित सौम्य शब्दों में कही। तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम बेतुके तर्कों का भंडार हो। तुम्हारा नाम तो कुतर्केश्वर बाबा होना चाहिए। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, राग ने शायराना अंदाज में सलाम देते हुए कहा। पर माय डियर बाबा, मैं फिर भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा मन इसकी परमिशन नहीं देता। मुझे प्यार पर विश्वास है। यहाँ प्यार इंपॉर्टेंट है, सेक्स नहीं। प्यार की क्या बात करते हो जनाब? आज प्यार अपनी सही मतलब को खो चुका है। मैंने तो तुमको सही राह दिखा दी। आगे तुम्हारी मर्जी। मैं जबरदस्ती तो कर नहीं सकता, बस तुमसे गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक मुझे सेक्स में पूरी संतुष्टि नहीं मिली। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि जब हम अकेले एक दूसरे के साथ होंगे तो क्या मस्त मजा होगा। राग ने इमरान हाशमी स्टाइल में कहा। ठीक है महाराज, मैं सोचूंगी, पर अभी होटल चलो। पहले मेरी बात तो खत्म होने दो। अपनी बात को शॉर्ट में खल्लास करो। दुनिया में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, कुछ भी बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। हर चीज के, हर बात के कई पहलू होते हैं, रंगों के कई शेड होते हैं। लोग कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले ने बनाया है, और यह भी कहते हैं कि ऊपर वाला परफेक्ट प्लानर है। उसने जो भी बनाया है उसकी कोई ना कोई वजह है। सबका कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे चाकू सही भी हो सकता है और गलत भी। अगर इससे सब्जी काटे तो या सही, हत्या करे तो गलत। चाकू अपनी जगह ना सही है ना गलत।
ये तो उसके इस्तेमाल पर निर्भर करता है। ऐसे ईश्वर की बनाई हुई हर चीज के साथ है, चाहे वह आग हो, हवा हो, शराब हो या सेक्स हो। ईश्वर ने हमें ये गिफ्ट दिए हैं। अब यह हम पर डिपेंड करता है कि हम इनका उपयोग सही करते हैं या नहीं। अगर इसमें मानवता, देश या समाज को फायदा है तो यह सही है, नहीं तो यह गलत। ऐसा ही सेक्स के साथ भी है। अगर कुदरत के दिए सेक्स नामक गिफ्ट से हम इंसानों को खुशी मिलती है और किसी को तकलीफ भी नहीं होती तो इसमें गलत क्या है? यह इंसानियत की भलाई के लिए कदम है। इसके बारे में सोचना मैडम। तुम तो बड़े हिम्मत पाले। अभी हमें मिले 2 दिन पूरे नहीं हुए और तुम मुझे सेक्स के लिए प्रपोज कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत को तो 21 तोपों की सलामी मिलनी चाहिए। आज तक कितनी फसाई है ऐसे। श्रुति ने धीमे से ताली बजाते हुए कहा। मैं तो सेल्स वाला बंदा हूँ, कोशिश में विश्वास करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी मेरी कोशिश के नतीजे मिलेंगे। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ ये बातें करने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि मैं तुमको बरसों से जानता हूँ। मैं खुद को तुमसे जुड़ा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मेरे जीवन में तुम दूसरी लड़की हो जिसके साथ मेरे दिल और दिमाग की तरंगे मिल रही हैं। प्लीज ट्रस्ट मी। राग की आवाज में गहराई थी। आवाज से श्रुति को लगा कि राग गंभीर है। विश्वास है इसलिए तो अब तक तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी तुमसे नजदीकी महसूस कर रही हूँ। मुझे लगता भी है कि हमारी दोस्ती काफी पुरानी है। पर अब इस टॉपिक को स्टॉप लगाओ और जल्दी होटल चलो, हमें अजमेर भी जाना है। श्रुति ने आदेश देने वाले तरीके से निवेदन किया। राग ने सेकंड हैंड मारुति 800 कार के इंजन को चालू करने के लिए चाबी घुमाई। दोनों लंच करना भूल गए थे तो रास्ते में समोसा कचौरी खाकर भूख की आग शांत की। अगले 25 मिनट में वो होटल पहुंच गए। श्रुति की मम्मी सामान पैक कर चुकी थी और उनका इंतजार कर रही थी। श्रुति ने होटल का बिल देना चाहा पर राग ने कहा कि बिल का पेमेंट कंपनी कर देगी। राग ने रूम सर्विस स्टाफ को बुलाकर सामान उठाने को कहने की बजाय खुद ही सामान उठाया और पार्किंग की तरफ चल पड़ा। कार में वो तीनों औपचारिक बातें करते रहे। वे लोग फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर के जॉब मार्केट और कंपटीशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था में जबरदस्त तेजी का माहौल था। लगभग सभी कंपनियां अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी कर रही थी। शेयर बाजार भी उच्चतम स्तर पर था। उस समय निजी क्षेत्र में वेतन और बोनस काफी अच्छे स्तर पर थे। वे लोग ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का शुक्रिया अदा कर रहे थे जिसने उनके लिए अच्छी नौकरी पाने और अच्छा वेतन पाने का अवसर प्रदान किया। वे बस स्टैंड पहुंच गए। राग टिकट विंडो से टिकट ले आया। श्रुति ने पैसे देने चाहे तो राग ने पैसे लेने से मना कर दिया, पर मम्मी के अधिक जोर देने पर उसने पैसे लिए ताकि उन्हें कोई शक न हो। 10 मिनट में बस निकल गई। अगले 3 घंटे में बस अजमेर पहुंच गई।